हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग फीचर की बात कर लेते हैं। और डीपीएसपी है क्या, पहले तो वो समझो। डायरेक्टिव, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये स्टेट कौन है? स्टेट वही है जो आपका आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। आर्टिकल 12 में कुछ डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, क्योंकि आपके जो फंडामेंटल राइट है ना, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे कल को लेट से आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए, लेकिन लेट से भाई गवर्नमेंट आपको सर्विस ना दे, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट आर्टिकल 12 के अंदर है? पहले आप जाके देखो। तो अगर है तो आप उसके उनके खिलाफ केस कर सकते हो, जो कि है, राइट। तो कहने का मेन पर्पज़ क्या है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन किसके खिलाफ मिली है। लेकिन डीपीएसपी में क्या है ना, डीपीएसपी में कुछ स्टेट को, यानी कि स्टेट बता दिया आर्टिकल 12 वाला, उनको ये बोला गया है कि जब भी फ्यूचर में आपके पास रिसोर्सेज हो, प्लीज़ इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर देना। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है वो चाहते थे कि ये भी प्रोविज़न होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो जब भी फ्यूचर में रिसोर्सेज हो गए तो उनको बेसिकली एक लीगल राइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज जो आपका आर्टिकल 21A है, पहले ये आर्टिकल जो है कौन सा हुआ करता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना। ये डीपीएसपी का एक आर्टिकल हुआ करता था, जो आपको अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन बताना है, राइट। चलो, सबसे पहले अब डीपीएसपी के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि एग्जैक्टली थे क्या क्या नहीं। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 4 में है। ये सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, पार्ट 4 में है। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 के साथ डील करता है, राइट। नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही कोर्ट इसको इन्फोर्स कर सकता फंडामेंटल राइट की तरह। मतलब अनलाइक फंडामेंटल राइट में क्या, वो इन्फोर्सेबल, आप कोर्ट में जा सकते हो। ओके, नाउ ये हमने लिए कहाँ से? ये हमने लिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये भी जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आपको याद रखनी है। अब मुझे ये बताओ कि जो ये डीपीएसपी है, इसमें भाई क्या कुछ मतलब कि सिटीजन या नॉन सिटीजन का कोई रोल है? अगर है तो क्या रोल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा, ये मैंने क्या बताया, स्टेट को कुछ ऑब्लिगेशन है कि जब भी आप पॉलिसी बनाओ तो इनको ध्यान में रखना। कहाँ से लिया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो ये है, ये कोई सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है इनको बदल नहीं सकते। दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि अगर चाहे तो इसको अमेंड किया जा सकता है। प्लस में डीपीएसपी जो बात करता है ना, वो बात करता है कि भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का, ठीक है, ना कि एक पुलिस स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? आप वेलफेयर स्टेट, पहले तो ये बताओ क्या हमारे डीपीएस में मेंशन है कहीं पे वेलफेयर स्टेट? यस, ये हमारे डीपीएस में मेंशन है। तो आपको क्या करना ना, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कौन से आर्टिकल में मेंशन है वेलफेयर स्टेट। ये आपका कुछ नहीं है, बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब ना इसमें बात करते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल की। अब गांधीयन मतलब कि डीपीएसपी को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिलोसॉफी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है ये क्लासिफिकेशन? नहीं। तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एज सच देर इज ए नो क्लासिफिकेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये सब किया गया है थिंकर्स के द्वारा। ओके, उन्होंने थिंकर्स के द्वारा किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दो याद, मतलब कि इनको याद ही रखना पड़ेगा। सबसे पहला गांधीयन प्रिंसिपल, कोटेज की बात गांधी जी करते थे, आर्टिकल 14, मतलब सिर्फ ऐसे याद रखो, कोटेज हो गया। उसके बाद विलेज पंचायत, ऑब्वियसली बात है गांधी जी, गांधीयन फिलोसफी है। एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये तो चलो ठीक है। सिर्फ अगर मैं बोलूँ ना एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, आपको नहीं पता लगा ये गांधीयन है क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने SC ST इंक्लूड कर दिया, वीकर सेक्शन इंक्लूड कर दिया, तो ये गांधीयन बन गई। क्योंकि आपने गांधी जी की ना दो फिलोसफी थी, एक तो थी अंत्योदया और एक थी सर्वोदया। सुना होगा ये आपने, सर्वोदया क्या, सबका वेलफेयर। अंत्योदया क्या है कि भाई सब, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है, अगर वो सबको बेनिफिट नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो ज़्यादा काम की नहीं है। अंत्योदय का सिंपल सी फिलोसफी ये थी कि जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है ना, उसको सबसे पहले किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, एट द एंड ये था कि बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, काइंड ऑफ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये आपको याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स, ऑब्वियसली बात है गांधी जी इनके खिलाफ थे। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग काउ स्लॉटर, बस इनको कीवर्ड याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हो गए भाई, जो कि अभी मतलब कि करंट वाले हो गए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी धर्मों के लिए एक मतलब कि कोड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर देयर इज ए वन हिंदू पर्सन, देयर इज ए वन मुस्लिम पर्सन, राइट। लेट्स से इन दोनों ने एक मर्डर किया, ठीक है, अलग अलग मर्डर किया, इनका कोर्ट में ट्रायल चलेगा, राइट।
अब इनका जब ट्रायल चलेगा, ऐसा तो है नहीं हिंदू को हिंदू लो या मुस्लिम को मुस्लिम लो के हिसाब से सज़ा मिलेगी, नहीं। इन सबको भारतीय न्याय संहिता और जो हमारे 3 लॉज है ना, उनके खिलाफ उनके अकॉर्डिंग कानून मिलेगी, राइट। उनके अकॉर्डिंगली कानून मतलब कि सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है गाइस यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब समझो लेट से एक हिंदू बंदा है, एक है क्रिश्चियन, ठीक है। इन दोनों ने अलग अलग जगह पे मर्डर किया। अब इनको कोर्ट में लेके आया जाएगा, इन पे ट्रायल चलेगा। जो ट्रायल चलेगा उसमें किसके मतलब कि हिसाब से सज़ा मिलेगी इनको, हिंदू लो या फिर क्रिश्चियन लो? भाई कोई लो नहीं, भारतीय न्याय संहिता और इन सबके अकॉर्डिंगली इनको सजा दी जाएगी। और जो ये कानून है ना, ये ना तो हिंदू से बिलोंग करते हैं, ना ही क्रिश्चियन से, ना ही किसी और रिलीजन से। यानी कि क्रिमिनल मैटर में एक यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन जब शादी की बात आती है, एडॉप्शन की बात आती है, इन सारी चीज़ों की बात आती है, तो सबके अपने अपने अलग अलग कानून है हर एक रिलीजन के, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करें कि सिविल मैटर्स में भी एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, जस्ट लाइक क्रिमिनल कोड। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। नेक्स्ट है फ्री लीगल एड। भारत में काफ़ी ऐसे मतलब कि लोअर तबके के लोग हैं जो लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकते, और जो जस्टिस है ना, वो आपका एक राइट है, ओके। तो ये बोला गया फ्री लीगल एड होनी चाहिए। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। मतलब कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये सारे के सारे हो गए लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा भाई, जो सोसाइटी से रिलेटेड इक्वलिटी की बात करेंगे ये सब। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इंसान मतलब कि औरत काम करे या फिर एक मेल काम करे या फीमेल काम करे, सबको सेम काम का सेम पैसा मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू सर्व कॉमन गुड, यानी कि जो रिसोर्सेज है ना, वो कंसंट्रेट नहीं होने चाहिए एक इंसान के पास, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेम। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हो गया राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, जल्दी से गूगल करके बताना, समझ में आ जाएगा। ओल्गा तेलिस केस किसके रिगार्डिंग था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताना है, राइट। ओल्गा तेलिस केस किसके रिगार्डिंग था। अब नेक्स्ट ये प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करेगा, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करेगा, और लिविंग वेज फॉर वर्कर विद ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इनकी बात करेगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली वो भी है, डीपीएसपीज भी है, और ना 2-4 और बता देता हूँ मैं, जो आपको ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। मतलब कि आर्टिकल ये एक तो है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बात करता है कि एग्जीक्यूटिव को बेसिकली सेपरेट करना है, आपको जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 जो बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की, ठीक है। तो ये 2 आपको मालूम होने चाहिए अलग से भी, क्लियर है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अमेंडमेंट है? एक तो 42nd हो गया, 44th हो गया, 86 हो गया, 97 हो गया। कैसे याद करोगे आप इसको? सिंपल है। 42nd के थ्रू फ्री लीगल एड, वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन, ओके। और एक और था इसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड था, एक और था चिल्ड्रन से रिलेटेड, वो याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या और चीज़ें याद होनी चाहिए? ये बात करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की क्या हेल्दी डेवलपमेंट के रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। ये भी आपका 42nd में आ जाएगा। 44th में क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो बेसिकली बात की गई ना 44th में, जो आपको नोट डाउन करना है वो ये नोट डाउन करना है कि इसमें बात की गई है इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की, इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की, ओके। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। इसके अलग और कुछ नहीं, 44th में इतना ही। 86 में क्या बात की गई? 86 में आर्टिकल 21A जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। बेसिकली इसमें क्या किया गया था ना, जो आपका आर्टिकल 45 था ना, इसका सब्जेक्ट मैटर था जनरली कि 6 से 14 साल के बच्चों को ना हम फ्री एजुकेशन देंगे। बाद में स्टेट को लगा हमारे पास रिसोर्सेज है, तो उन्होंने इस डीपीएसपी को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। तो बस आर्टिकल नंबर चेंज हो गया था, 45 का 21 से हो गया, 45 खाली हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख दिया था? इसकी जगह लिख दिया था अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब क्या होगा? 6 साल से पहले क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर,
बस इतना ही। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात की गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे चंपाक्रम दोराई राजन केस में बोला कि भाई फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। ओके, गोलकनाथ चंपाक्रम दोराई राजन क्या था ना, बेसिकली ये उससे रिलेटेड था। एक लड़की थी मद्रास में, वहाँ पे वो एडमिशन लेना चाह रही थी बेसिकली एक गवर्नमेंट उसमें, मतलब कि मेडिकल कॉलेज में। लेकिन वहाँ पे ना क्या हुआ ना कि मद्रास गवर्नमेंट ने ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन वगैरह इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो इनका ना एडमिशन नहीं हो पाया था, तो ये कोर्ट में गई थी। तो ये वो वाला मैटर था, राइट। गोलकनाथ केस हो गया। तो इसमें क्या था भाई, ये एक जमींदार थे गोलकनाथ ब्रदर्स से, ये जमींदार थे जालंधर में, तो ये उससे रिलेटेड था। इसमें क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड बाय डीपीएसपी। डीपीएसपी जो मतलब फंडामेंटल राइट डाइल्यूट नहीं किया जा सकता डीपीएसपी के द्वारा। केबीसी केस में बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। मिनरवा मिल केस में बोला कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, और कोई सुपीरियर नहीं है। उन्नीकेशन केस में ये बोला कि जो राइट टू एजुकेशन है ना, वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये कुछ बेसिक सी जजमेंट थी जो आपको याद रखनी है। क्या ये डीपीएसपी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ही है? नहीं, पार्ट 4 के बाहर भी कुछ बेसिकली वो दी हुई है, मतलब कि एडवाइजेज, मतलब कि एक तरह से डायरेक्टिव दी गई है स्टेट्स को। जैसे आर्टिकल 335 में है कि भाई आप एससी और एसटी का जो सर्विसेज में क्लेम है उसको आप कंसीडर करो। सिंपल सी बात क्या बोलता है ना, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 16 क्लोज 4। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि हम रिजर्वेशन देंगे किसमें, प्रमोशन में भी। मतलब कि एक होता है रिजर्वेशन, किस चीज़ में होता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन होता है भाई अपॉइंटमेंट में। लेकिन लेट से जब आप डिपार्टमेंट में चले गए, डिपार्टमेंट में प्रमोशन की बात आई, तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन। तो फिर हमेशा आर्टिकल 16 क्लोज 4 को आर्टिकल 335 के साथ पढ़ा जाता है कि आप ना प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए भाई। सिंपल सी चीज़ है, राइट। आर्टिकल 350A क्या बात करते हैं कि जो मतलब कि प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मदर टंग में दी जानी चाहिए। आर्टिकल 31 क्या बात करता है कि हमें हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि डीपीएसपी से रिलेटेड याद रखनी है। आई होप सेशन वॉज हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको सीएससी ट्राइब के चैनल पे मिलेगी। एंड प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज दैट्स द ओनली मोटिवेशन जो हमें मिलता है। इसके अलावा कोई और मोटिवेशन नहीं रहता, टू बी ऑनेस्ट, राइट। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।